नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स, काम के आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के, और आपको समझाएंगे सिंपल भाषा में कि आपके लाइफ पर और पॉकेट पर इसका क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। इन्फ्लेशन बाइट्स, जर्मनी स्लिप्स इनटू रिसेशन एज हाउसहोल्ड स्पेंड लेस। इन्फ्लेशन बाइट्स और जर्मनी स्लिप्स इनटू रिसेशन, इससे आप समझ में होगा कि इन्फ्लेशन ने नुकसान पहुंचाया जर्मनी को और जर्मनी अब रिसेशन में आ गया है। रिसेशन हर इंसान बोल रहा होता है, लेकिन एक बार क्या अपने आप से आप पूछे, अपने दोस्तों से, कि रिसेशन का मतलब क्या है? कब कोई कंट्री रिसेशन में आ जाती है? क्या सिम्टम्स है रिसेशन के? किस तरीके की ये बीमारी है? क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। तो मैं आपको बता दूं इस आर्टिकल के शुरू होने से पहले कि रिसेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि 2 क्वार्टर तक जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ रेट, ये होना चाहिए ऐसा। अब ये कोई फिक्स्ड नहीं है, अलग बेंचमार्क्स भी हैं, लेकिन ये एक फेमस बेंचमार्क है कि 2 क्वार्टर अगर किसी कंट्री के जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहला एक फैक्टर होता है कि हाँ, ये इकोनॉमी रिसेशन में है। दूसरा, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। आपको ये देखना है कि उस कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरी चीज ये हो गई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा यूएस में एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं इनवर्स यील्ड कर्व। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में एक वीडियो बना के हमने डाली हमारे स्टॉक बॉक्स के चैनल पे। अगर आप चाहते हैं तो पूरा वीडियो वो देखें इसे समझने के लिए। एक वर्ड को समझने के लिए आपको दिमाग तो लगाना होगा। इनवर्स यील्ड कर्व में छोटा सा एग्जाम्पल देके बता दूं कि गवर्नमेंट भी पैसा रेज करती है मार्केट से और वो बॉन्ड्स के थ्रू करती है। बॉन्ड्स क्या हो गया? मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि वो इस पेपर को बाय करिए और इस पे 10% का इंटरेस्ट रेट देंगे, तो वो हो गया बॉन्ड। अब आप जब एफडी कराते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है। बैंक से एक तरीके से आप एक पेपर खरीद रहे हैं, आपको एक पेपर मिलता है, आप पैसा देते हैं और उस पर आपको फिक्स होता है इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक तरीके का बॉन्ड मान लीजिए आप उसे इस एग्जाम्पल में। तो आपने नोटिस किया होगा, आप लॉन्ग टर्म अगर एफडी कराएं, शॉर्ट टर्म एफडी कराएं, तो दोनों के रेट में डिफरेंस होता है कि नहीं? तो वैसे ही जब आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी या ट्रेजरी पेपर्स या कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म जो रेट्स होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म, वो डिफरेंट होता है हमेशा। तो आप ये देखेंगे कि जब शॉर्ट टर्म रेट्स ज़्यादा हो जाए, इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म डेट पे लॉन्ग टर्म से, तो जो कर्व है वो इन्वर्स हो जाती है, यील्ड कर्व। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमेशा ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर आप बैंक से 30 साल का लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, और 10 साल का लोन लेता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 10 साल में मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है 10% डिफॉल्ट करने का, लोन ना रीपे करने का। अगले 20 साल एक्स्ट्रा लेंगे आप तो वो प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। बैंक रिस्क ज्यादा ले रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना होगा वैसे ही। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाए कि जब शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट पे करती है हमें वो ज्यादा हो जाए लॉन्ग टर्म से, तो वो होता है इनवर्स यील्ड कर्व। और ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंडिकेटर रहा है रिसेशन को प्रिडिक्ट करने का यूएस में। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। ये आर्टिकल है जर्मनी के बारे में। जर्मनी में इन्फ्लेशन से लोग मात खा चुके हैं। लोग अब खाने पे कम खर्च करते हैं, बेवरेजेस पे, क्लोथिंग पे, फुटवेयर पे, फर्निशिंग पे, और इलेक्ट्रिक कार्स नहीं ले रहे हैं, कोई चीज पे खर्च नहीं कर रहे हैं। जर्मनी ने अपना पहला रिसेशन सफर किया है सिंस स्टार्ट ऑफ पेंडेमिक, और यूरोप की ये टॉप इकोनॉमी है। जर्मन को यूरोप की फैक्ट्री कहा जाता है। ये इकोनॉमिक पावर हाउस है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये पूरे यूरोप की, और वर्ल्ड में भी इसकी रैंकिंग टॉप में रहती है हमेशा। तो सबसे पहली दिक्कत क्या हुई जर्मनी में? किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाना और एनर्जी। तो खाना जर्मनी के पास होगा, लेकिन एनर्जी बहुत महंगी हो गई थी। नेचुरल गैस लोगों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए, क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है, कड़क की ठंड होती है और लोगों की जान चली जाती है ठंड से अगर उन्हें गर्मी ना मिले अच्छे से। तो सबसे पहले एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सबसे पहला इशू ये था, और इसके वजह से आप देखेंगे लोगों के अंदर जो उत्सुकता थी वो खत्म हो गई। अब लोग डरे हुए हैं। लोग अब खाने और क्लोथिंग पे खर्च क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो आउटलुक है अपनी कंट्री और फ्यूचर को लेके, वो कहीं ना कहीं लीक हो चुका है। अब लोग इतना पॉजिटिव नहीं है अपने फ्यूचर और इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर, फाइनेंशियल आउटलुक को लेकर, इसलिए वो कम खर्च कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा रिसेशन का विशेष साइकिल होता है कि डिमांड कम हो जाती है चीज़ों की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और फिर जब
डिमांड कम हो जाती है, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है। तो ये एक विशेष साइकिल है। पहले कंपनीज ने लोगों को निकाला कंपनी से, वो अनएम्प्लॉयड हुए, उन्होंने खर्चा कम किया, चीज़ों की डिमांड कम हुई, तो उस कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती थी उनको भी लोगों को ले ऑफ करना पड़ा। एक बहुत ही बड़ा विशेष साइकिल। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी काफ़ी कमी आई। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन और अनसीजनबली वार्म वेदर, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यूरोप में काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यूरोप में कोई नुकसान नहीं है। असली नुकसान एशिया और अफ्रीका और साउथ अमेरिका में होगा, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज। तो अभी इस वक्त बहुत बड़ा सेटबैक है जर्मनी के लिए। अभी उन्हें इसे आप कह सकते हैं कि एस्केप करना है इस सिचुएशन को, और बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस भी लाने होंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त जर्मनी के लिए। सबसे पहले रशिया को टैकल करना, रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम से थोड़ा बचना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और उसके साथ ही साथ अपने आप को ग्रो करना। ये कोई आसान काम नहीं होने वाला जर्मनी के लिए। और इस वक्त इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे 5 से 6% का ग्रोथ रेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं जर्मनी है जहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट अभी चल रहा है। अगली खबर आती है एनवीडिया के बारे में। ये एक चिप मेकर है, यूएस में लिस्टेड है, और कल इसने $263 बिलियन की वैल्यूएशन अलग से ऐड कर ली है। ये कल 25 से 30% बढ़ी हुई थी ये कंपनी इसके रिजल्ट्स आने के बाद। अब ऐसा क्यों? इसने कहा कि ये $11 बिलियन का सेल्स एक्सपेक्ट कर रही है सिर्फ 3 महीने में। जी हाँ, $11 बिलियन कितना होता है? अब $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ के करीब। तो आप सोच सकते हैं 88,000 करोड़ का सेल्स एक्सपेक्ट कर रही है सिर्फ जुलाई तक। इसकी वजह से इस कंपनी का शेयर 30% तक बढ़ गया, ऑल टाइम हाई पहुंच गया, और ये बिगेस्ट 1 डे वैल्यूएशन जंप था यूएस की कंपनी हिस्ट्री में। और इसके जो राइवल्स थे वो भी एक्चुअली उनके शेयर प्राइसेस से बढ़े हैं। और इन सब का रीजन क्या बताया जा रहा है? बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले AI इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक रीजन ये है। इसके बाद यूएस चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर की और जितनी भी चीजें हैं, ये चाइना के पास बिल्कुल ना जाए, और ताइवान भी इसे प्रोटेक्ट कर पाए या ना पाए, यूएस कोई डाउट है, तो वो यूएस वहां से शिफ्ट करना चाहता है। वो या तो यूएस में लेकर आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह हो चुका है इस वक्त चिप, या तो फिर इंडिया जैसी कंट्रीज को भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कि वो भी चिप मेकिंग का काम करे। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही वेदांता एक डील करने वाला था, जो अब शायद फाइनलाइज हुई है या नहीं, हमें पता नहीं पूरी तरीके से। लेकिन इस तरीके से इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि किस तरीके से वो चिप मेकिंग में आ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं और उनके साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज देखें बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस वीडियो। धन्यवाद।